स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, हमने हमारी जो डिजिटल डेटा था 1001 जो बाइनरी डेटा था उसको लाइन कोड में बनाना सीखा था प्रीवियस वीडियो में। तो जनरली जो हमारे रियल टाइम सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल ना होके, वो बाइनरी ना होके एनालॉग होते हैं। ठीक है, आपके जो जनरल रियल टाइम सिग्नल्स होते हैं दे आर बेसिकली एनालॉग इन नेचर। आप जब डेटा ट्रांसमिशन करते हैं या आप डेटा कम्युनिकेशन करते हैं तो आप भेजते हैं 110110 इस तरह से। तो ये जो आपका एनालॉग सिग्नल है, ये एनालॉग सिग्नल इस बाइनरी में कैसे कन्वर्ट हुआ उसके लिए हम दो प्रोसीजर पढ़ेंगे। पहला रहेगा हमारा पीसीएम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। दूसरा रहेगा डेल्टा मॉड्यूलेशन। पीसीएम से डेल्टा मॉड्यूलेशन कैसे अलग है मैं इसको हल्का सा ब्रीफ ही करूंगी, डिटेल में हम पीसीएम पढ़ेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन। यहाँ पे देखिए टर्म मॉड्यूलेशन आ रही है लेकिन मॉड्यूलेशन नहीं होता। बेसिकली मॉड्यूलेशन इज सिग्नल का कैरियर पे सुपर इम्पोजिशन। यहाँ पे कोई कैरियर नहीं है, यहाँ पे मॉड्यूलेशन सिग्नल जो है वो अपने ट्रेडिशनल मैनर में यूज नहीं हुआ है। ये यूज हुआ है कि हम पल्स कोड मॉड्यूलेट कर रहे हैं, अपने एनालॉग सिग्नल को पल्सेस में बना के उसे कोड दे रहे हैं और डिजिटल सिग्नल बना रहे हैं। मॉड्यूलेशन इज नॉट अ टिपिकल टेक्निकल वर्ड और टिपिकल टेक्निकल मीनिंग यहाँ पे नहीं है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि विच इज नॉट अ डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक, उसमें कई बार ऑप्शन होता है पीसीएम। पीसीएम डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक नहीं है। मॉड्यूलेशन टेक्निक एएसके पीएसके ये होती है, ये केवल एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन का एक मेथड है। नाम इसमें मॉड्यूलेशन आ गया है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि पीसीएम इज नॉट अ मॉड्यूलेशन टेक्निक। किड्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं तो मैं वो सारे स्टेटमेंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करती रहती हूँ जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या वाइवा में भी पूछे जा सकते हैं। ओके, तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में इनपुट आपका एनालॉग सिग्नल होगा और आउटपुट आपका बिट पैटर्न्स होगा, डिजिटल सिग्नल होगा। एनालॉग सिग्नल होगा आपका और यहाँ पे आपका डिजिटल सिग्नल जो है वो आउटपुट होगा। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं कि ये हम इस स्टेप से इस स्टेप पे कैसे पहुंचे। तो पहला हमारा जो काम है उसमें यह है कि हमारे पास एक एनालॉग सिग्नल है। ओके, ये एनालॉग सिग्नल का मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड है और ये हमारा मिनिमम है। ये ऐसे भी हो सकता है, ओके, ऐसे भी हो सकता है, कोई भी रेंज आपकी पॉसिबल हो सकती है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ ताकि नेगेटिव अभी हम ले नहीं रहे ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको सिंपल विजुअलाइज में करवा पाऊं, इसलिए ये एक लिया है। अदरवाइज देयर इज एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी कि एनालॉग सिग्नल कैसा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो वी मैक्सिमम मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और वी मिनिमम उसका मिनिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड। और आपको इस सिग्नल को ये टाइम पे कंटिन्यूअसली डिफाइंड है तो ये आपका एनालॉग सिग्नल है। ठीक है, तो पहला आपका स्टेप क्या रहता है कि आप अपने एनालॉग सिग्नल को लेते हैं और मान लेते हैं कि हमारा जो एनालॉग सिग्नल है टाइम में वो xt से आपने डिफाइन किया और फ्रीक्वेंसी इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप कैलकुलेट करके मान लेते हैं कि ये एनालॉग सिग्नल, ये हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है जो कि सोर्स बोल रहा है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप मेरा ऑडियो सिग्नल जो है उसे कंसीडर कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये b हर्ट्ज की बैंडविड्थ का है। ठीक है ना, b हर्ट्ज की इसकी बैंडविड्थ है, मतलब इसका जो स्पेक्ट्रम है वो यहाँ कहीं पे खत्म हो जा रहा है, यहीं तक आपको इसकी पावर, इतना ही आपको फ्रीक्वेंसी भेजना पड़ेगा इस सिग्नल को भेजने के लिए। तो ये एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ है b। अब आपका पहला काम ये होगा कि ये जो एनालॉग सिग्नल है उसको हम सैंपल लेंगे उसके डिस्टिंक्ट टाइम पे। ठीक है, उसको डिस्क्रीट में बदलने के लिए हम उसके सैंपल्स लेंगे ऐसे। ओके, और सैंपल्स कितने गैप के बाद आपको लेने हैं, ये किस रेट से लेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे सिग्नल की बैंडविड्थ क्या है। मान लेते हैं हम t सेकेंड के बाद, मान लेते हैं हमारा ये जो सिग्नल है उसको हम हर 1 सेकेंड के बाद हम सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, ये सैंपल्स लेंगे हम ऐसे। ओके, तो यहाँ पे आपके सैंपल्स आपने ले लिए
और इन सैंपल्स को आप यहाँ स्टोर करेंगे। तो ये आपका एनालॉग सिग्नल था, उसके आपने सैंपल्स लिए और अब जो आपका सिग्नल बन गया वो कुछ ऐसा बन गया। आई शुड मेक अ रिप्लिका। ये भी सैंपल्स हैं, ठीक है। तो अब आपके जो सिग्नल बना वो सिग्नल आपका ऐसा कुछ आ गया। ये आपका सिग्नल बन गया। जब आपने सैंपल्स ले लिए अलग अलग हर एक सेकंड के बाद, तो पहले सेकंड पे आपको ये वैल्यू मिली, पहले सेकंड पे आपको 1 सेकंड पे ये मिली, सेकंड पे ये मिली, थर्ड सेकंड पे ये, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से आपने इसके डिफरेंट सैंपल्स ले लिए, ठीक है। अब ये एम्पलीट्यूड हो सकता है आपका 1.3 है, ये 2.7 है, ये आपका 3.8 है, ये 4.2 है। इस तरीके से ये अपने कुछ एम्पलीट्यूड है। ये मान लेते हैं कि 1 वोल्ट से लेके 8 वोल्ट के बीच में वेरी कर रहा है। तो इन सैंपल्स की वैल्यू इनके बीच में कहीं पे भी आ सकती है। ये सैंपल आप किस रेट से लेंगे, पहला जो हमारा टास्क हो जाता है वो ये हो जाता है कि हमारे ये सैंपल्स हमने किस रेट से लिए हैं। मैंने हर एक सेकंड के बाद लिए हैं, ये तय हमने कैसे किया, तो हमारी TS अगर सैंपलिंग टाइम पीरियड है तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, विल बी FS मान लेते हैं, और FS क्या होगी 1/TS। ओके, एंड नाइक्वेस्ट सेज, नाइक्वेस्ट सैंपलिंग रेट, Nyquist says that this sampling rate should be greater than or equal to 2B। अगर आपका B हर्ट्ज का सिग्नल है तो आप उसका 2B सैंपल पर सेकेंड लेंगे तो आप इसे रिसीवर पे रिकंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। ओके, FS should be greater than equals to 2B। अगर आपके सिग्नल की बैंडविड्थ 100 हर्ट्ज थी, ओके, तो आपकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी एटलीस्ट 200 सैंपल पर सेकेंड, एटलीस्ट 200। इस रेट से तो आप ले ही ले। अगर मान लीजिए कि आप लो सैंपलिंग रेट से, अब जैसे मान लीजिए आपने ये सैंपल्स लिए और इन सैंपल्स को रिसीवर ऐसा का ऐसा रिसीव करता है, फिर रिसीवर इनके एंड पॉइंट्स को मिलाता है, क्योंकि हमें पता है कि सैंपल्स आर एंडिंग एट द एंड पॉइंट ऑफ द एनवलप। ये जो एम्पलीट्यूड का वेरिएशन है ना बेटा, उसे एनवलप ऑफ द सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो इन सैंपल्स के एंड पॉइंट्स को मिला के वो हमारे सिग्नल का एनवलप गैस करता है, हमारे ओरिजिनल सिग्नल को गैस करता है। तो ये अगर आप सैंपल भेजते हैं तो रिसीवर इनके एंड पॉइंट को मिला के गैस करता है कि हमारा सिग्नल कुछ ऐसा रहा होगा। ओके, तो अगर हम सफिशिएंट सैंपल्स लेते हैं तो हम ऑलमोस्ट रिप्लिका बना पाते हैं। लेकिन बाय चांस मान लीजिए अगर आपने सैंपलिंग रेट कम रखी और आपने बहुत कम सैंपल्स लिए, ठीक, और अगर आपने यही सैंपल भेजे, ठीक, इतने सारे सैंपल्स के बजाय आपने हर 5 सेकंड पे, हर 1 सेकंड के बजाय अगर आपने 5 सेकंड पे सैंपल लिए, तो ये सैंपल्स आपके गए और जो रिकंस्ट्रक्शन होगा वो आपका इस तरीके का हो जाएगा, जो कि हमारे सिग्नल से काफी अलग है। ये जो गैप वेरिएशन है हम इसे नहीं फॉलो कर पा रहे। तो अगर आपकी सैंपलिंग रेट कम रहती है तो आपका फाइन रिकंस्ट्रक्शन नहीं होता, जितने पास सैंपल्स आएंगे उतना ही एक्यूरेट आप उसे गैस कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप हमारा होता है सैंपलिंग, ठीक है। और सैंपल्स लेने के लिए आप एक ऑन ऑफ स्विच काम में ले सकते हैं। इस सिग्नल को आप एक ऑन ऑफ स्विच के साथ कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे आप लोड लगा दीजिए, यहाँ पे आपका इनपुट, ठीक। ये किस रेट से ऑन, और ये अगर ऑन होगा तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, अगर ये ऑफ होगा तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आप इसको किस रेट से आप इसे ऑन ऑफ करेंगे वो आपकी सैंपलिंग रेट पे डिसाइड करता है, और आप इसे हर 1 सेकंड के बाद 0.1 सेकंड के लिए ऑन करेंगे तो 0.1 सेकंड तक आपको सिग्नल मिल जाएगा। आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और यहाँ पे आप रिकॉर्ड करके उसे सैंपल्ड आउटपुट की तरह स्टोर कर सकते हैं। और ये जो सैंपल्ड आउटपुट है ये कहलाता है
PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एनालॉग सिग्नल को अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग रेट के साथ ग्रुप ऑफ सैंपल्स में कन्वर्ट करना इज डिफाइंड एज अ पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हम पल्सेस बना रहे हैं, उसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है हमारी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये सैंपल सिग्नल या इस प्रोसेस को हम PAM बोलते हैं। ओके, तो एक स्टेप हमारा हो गया। इस सिग्नल को हम डिस्क्रीट सिग्नल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, यह है एनालॉग सिग्नल जो टाइम के कंटिन्यूअस लेवल पे डिफाइंड है। जब आप इसको ऐसा बना लेते हैं तो ये कहलाता है आपका डिस्क्रीट सिग्नल, जो कि टाइम के डिस्क्रीट लेवल्स पे ही डिफाइंड है और बाकी लेवल पे अनडिफाइंड है। जीरो नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। हमने सैंपल्स लिए हैं, 1 सेकेंड पे इसकी वैल्यू कुछ है, 1.5 पे क्या है हमें नहीं पता है, अनडिफाइंड है, बट दिस इज नॉट जीरो। तो ये जो आपका सिग्नल है PAM सिग्नल है, वो आपका डिस्क्रीट सिग्नल है, ठीक है। तो ये आपने डिस्क्रीट सिग्नल बनाया। अब ये डिस्क्रीट सिग्नल वेरी कर रहा है अलग लेवल में, 1.2, 3.8। ये हमें काम करना है कि हमें फाइनली 10001 लाना है। तो आप इन्हें तो 1001 बिट नहीं बोल सकते। तो नेक्स्ट जो हमारा काम रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे सैंपल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। उन वैल्यूज को हम डिफरेंट लेवल्स में, प्री डिसाइडेड लेवल्स में कंपेयर करेंगे और अपना कोड बनाएंगे। तो मान लीजिए कि हम ये हमारा जो सिग्नल है उसके लिए 8 लेवल्स बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने 8 लेवल्स डिसाइड कर लिए। ये 8 लेवल को हमने एक नंबर दे दिया, ठीक है। ये हमने नंबर दे दिया। अब हम अपने सैंपल्स को कंपेयर करेंगे इन लेवल्स के साथ। ठीक, ये हमारा लेवल 1 है, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हमने लेवल्स बना लिए। इन लेवल के बीच में क्या गैप है उसे हम स्टेप साइज बोलते हैं डेल्टा। इसे हम बोलते हैं स्टेप साइज, कि कितने कितने गैप पे हम लेवल बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे सिग्नल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7th, 8th, 9th, 10th, ये हमारे सैंपल्स हैं, ठीक है। सैंपल इंस्टेंट 1 सेकेंड पे हमें सिग्नल मिला था 1.1, दूसरे पे हमें मिला था 2.2, तीसरे पे हमें मिला 3.8, चौथे पे हमें मिला 4.0, पांचवें पे हमें मिला 3.9, फिर हमें मिला 3.7, फिर हमें मिला 4.2, फिर हमें मिला 5.9, फिर हमें मिला है 7.4, फिर हमें मिला 7.6। ये हमें वोल्टेज मिले, ठीक है। तो हम हमारे ये आपके सैंपल ST बोल दें, SNT, NTS, ठीक है। कौन से इंस्टेंट पे हमें क्या क्या सैंपल मिले, तो ये हमारी सैंपल वैल्यू आई। अब हम इन्हें क्वांटाइज्ड वैल्यू बोले, या हमारी जो इसको राउंड ऑफ करेंगे हम इसे 1.1 का नियर मोस्ट लेवल क्या है, 1.1 का नियर मोस्ट लेवल 1 है, तो हम इसे क्वांटाइज 1, इसको 1 के बराबर हम राउंड ऑफ कर देंगे। 2.2 को 2 कर देंगे। 3.8 हमारे 4th लेवल के बराबर है, तो हमने इसे 4 दे दिया। 4, ये भी 4 हो गया, ये भी अगेन 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 7 और ये 8। तो ये लेवल हो गए। तो आपके सैंपल के ये लेवल्स हो गए। अब आप देखिए कि आपने जब राउंड ऑफ किया तो आपने 1.1 को 1 कर दिया है, तो ये जो गैप आया 1.1 ओरिजिनल वैल्यू थी, आपने इसे राउंड ऑफ करके 1 कर दिया, तो इनमें जो गैप है उसे आप क्वांटाइजेशन एरर और सैंपलिंग एरर बोलते हैं। ओके, क्वांटाइजेशन का मतलब है यू आर असाइनिंग सम डिस्क्रीट लेवल्स टू ऑल द सैंपल्स एंड दे आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो क्वांटाइजेशन करने में आपने ये 1.1 को 1 किया, 0.1 का आपने एरर एड ऑन कर दिया, और इसे हम क्वांटाइजेशन एरर या सैंपलिंग एरर बोलते हैं। तो आपको कई बार इस तरह का एक सैंपल वर्जन देखिए, उसमें क्वांटाइजेशन एरर हर सैंपल पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे आप
क्वांटाइजेशन अगर EQ बोलते हैं क्वांटाइजेशन एरर, तो वो आपका हो जाएगा 1.1 माइनस 1। तो 0.1 का आपको एरर मिल गया है। ठीक है, इसी को ही हम सैम्पलिंग एरर या लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन बोलते हैं, जो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन में इंक्लूड हो जाता है और रिसीवर इसे रिकवर नहीं कर सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक पैरामीटर है। यहां ध्यान दीजिए कि अगर आपने 8 लेवल बताए, ठीक, और आपकी जो वैल्यू है वो 8.4 आई, यहाँ पे जैसे 7.4 थी, तो कितना एरर आ गया? 0.4 का एरर आ गया। ठीक, एरर जो होता है, ये जो EQ है, वो प्लस माइनस डेल्टा बाई 2 तक आ सकता है। भाई 0.5 तक का एरर आ सकता है ना। आप 1.5 को 1 भी लिख सकते हैं, 1.5 को आप 2 भी लिख सकते हैं। तो आप 0.5 का मैक्सिमम एरर, क्वांटाइजेशन एरर इंक्लूड कर देंगे क्वांटाइजेशन की वजह से। तो आपका जो रेंज ऑफ क्वांटाइजेशन है वो आपका प्लस माइनस डेल्टा बाई 2 पे होगा। अगर आप बहुत सारे बना लेते स्टेप, तो आप अगर मान लीजिए 0.55 के गैप पे बना लिया, आप ऐसे 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 अगर बना लेते आप, तो फिर आपके 16 लेवल्स हो जाते, और अब आपका जो 7.4 है वो 7 ना होके 7.5 होता। तो अगर आप अपने नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ा देते हैं, तो आप मोर अप्रोक्सीमेट गेस करते हैं और आपका क्वांटाइजेशन एरर जो है वो कम हो जाता है। लेकिन क्या हम रैंडमली नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ा सकते हैं? ये नंबर ऑफ लेवल्स अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो हम और बेटर अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। नंबर ऑफ सैंपल्स बढ़ाते हैं, बेटर अप्रोक्सीमेशन, नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ाते हैं, बेटर अप्रोक्सीमेशन। ये गैप कम, अच्छा रिकंस्ट्रक्शन, ये गैप कम, क्वांटाइजेशन एरर कम। तो दोनों ही तरीके से हम अपनी क्वालिटी ऑफ जो रिसेप्शन है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इनका पे ऑफ क्या है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेप हमारा सैंपलिंग है, तो दूसरा स्टेप जो है वो हमारा क्वांटाइजेशन है। हमने क्वांटाइज कर लिया है, डिस्क्रीट सिग्नल कन्वर्ट कर दिया है, और ये हमारे सिग्नल की राउंड ऑफ वैल्यू आ गई है। ओके, अब हमारा काम होगा इन सब सैंपल सिग्नल्स को कोड देना। तो कोड कैसे बनेगा? तीसरा जो हमारा स्टेप होता है एनकोडिंग। तीसरा हमारा काम होता है एनकोडिंग, मींस वी आर असाइनिंग अ कोड। तो यहां देखिए कि हमने पहले लिए थे 8 सैंपल्स। अगर हमारे पास 8 इंफॉर्मेशन है, तो उनके लिए डिस्क्रीट कोड बनाने के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए होती है? हमें चाहिए होती है, अगर हमारे L लेवल्स हैं, तो उसको बनाने के लिए, उसको कोड देने के लिए हमें 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, अगर हमारे डिफरेंट लेवल्स है, और n क्या होता है? n इक्वल्स टू log ऑफ 2l। ऐसे भी ये तो आपने डिजिटल में पढ़ा होगा ना। जैसे आपका एनकोडर है, 7 डिफरेंट इनपुट्स है, तो आप 8 डिफरेंट इनपुट्स है, तो आप 3 बिट का एनकोडर काम में लेते हैं ना। और 16 लेवल्स है तो 4 बिट का। ठीक है ना, अगर आपके 4 ही लेवल है तो आप 2 बिट काम में लेंगे। 8 है तो इनको कोड देने के लिए आपको 3 बिट्स चाहिए होती है। 16 है तो 4 बिट्स चाहिए होती है। तो अगर आपके नंबर ऑफ लेवल्स अगर L है, ये है आपके नंबर ऑफ लेवल्स, और N है आपकी नंबर ऑफ बिट्स जो कि कोड में लगेगी। ठीक है, N है नंबर ऑफ बिट्स और L है आपके नंबर ऑफ लेवल्स। तो अगर आपने L सैंपल्स, L लेवल्स लिए हैं, सॉरी, तो आपको N बिट चाहिए होगी। कैसे कैलकुलेट करेंगे? log ऑफ 2। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मान लीजिए 10 लेवल्स लिए, इसको 10 अगर आपने क्वांटाइजेशन लेवल दिए, तो 10 के लिए आपको कितनी बिट्स चाहिए होगी? 10 के लिए आपको ऑलमोस्ट 4 बिट्स चाहिए होगी, क्योंकि 3 बिट से आप केवल 8 लेवल को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, तो L शुड बी कैलकुलेटेड लाइक दिस। अगर आप 128 लेवल्स लेते हैं, अगर L इक्वल्स टू 128 है, तो आपका N इक्वल्स टू 7 आएगा। ओके, बिकॉज 2 रेज़ टू पावर 7 इक्वल्स टू 128। तो ऐसे आप निकालते हैं बिट्स, कितनी बिट्स आपको कोड बनाने के लिए चाहिए। आपके नंबर ऑफ लेवल के हिसाब से आपने नंबर ऑफ बिट्स डिसाइड कर ली, और अब आप हर लेवल को एक कोड देंगे। पहले लेवल को आप कोड देंगे, इनिशियल कोड देंगे। 3 बिट्स का इनिशियल कोड क्या होता है? 0 0 0। फिर आपका आया सेकेंड, तो आप इसे दे देंगे 0 0 1। फोर्थ को आप दे देंगे, जैसे 1 to 8 है ना, तो 8 विल बी, 8 का कोड होगा 1 1 1, 7 का कोड होगा 1 1 0, 6 का कोड होगा 1 0 1,
ओके 1 4 का होगा 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1। ठीक है, आप इसको 0th सैंपल लेंगे तो अगर 0 1 2 करेंगे तो ये आप मैच भी कर देंगे, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। अगर 8 सैंपल्स हैं तो 8 सैंपल को 0 0 से लेके ये हम कोड असाइन कर देते हैं। तो अब आपका जो डेटा था वो 3 बिट के कोड में बदल गया है और फाइनल आउटपुट जो आपका है वो आ गया है डिजिटल आउटपुट। ओके, डिजिटल आउटपुट इज ग्रुप ऑफ बिट्स। नाउ यू आर हैविंग योर इंफॉर्मेशन लाइक दैट। तो अब आप सैंपल्स, अब आप क्या भेजेंगे, आपका पैटर्न इस तरह से जाएगा। पहला वैल्यू जाएगा 0 0 0, दूसरे सैंपल की वैल्यू 0 0 1 और आप हर 3 3 बिट को ग्रुप में, आपको पता है कि हर 3 3 बिट का ग्रुप सैंपल का वैल्यू है, आप उसे पढ़ लेंगे। तो आप ये डेटा ट्रांसमिट करेंगे इंफॉर्मेशन पे। ओके, अगर इस डायरेक्शन से ऐसे भेज रहे हैं तो ये आपका हो गया है पीसीएम कोडेड सिग्नल। 3 स्टेप, सैंपलिंग, क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग। एनकोडिंग। ओके, आप इसका ब्लॉक डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आपको थ्योरी में पूछा जाए तो। ये स्टेप्स एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ पे इनपुट आएगा, एनालॉग इनपुट, यहाँ पे सैम्पलर, यहाँ पे आपका क्वांटाइजर और यहाँ पे आपका एनकोडर और डिजिटल डेटा। तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इनपुट सिग्नल बनाइएगा। इनपुट सिग्नल आपका एनालॉग होगा, जिसमें आप इस तरह से बना सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल है हमारा। यहाँ पे आपका पहला जो ब्लॉक है वो सैम्पलर का होगा। इस सैम्पलर का आउटपुट इस तरह से बना सकते हैं। फिर क्वांटाइजर होगा, क्वांटाइजर फिर एनकोडर। ठीक है, एंड क्वांटाइजर का आउटपुट जो है वो आपका, जैसे ये 1.1 हो सकता है तो यहाँ पे आप 1 4 ऐसे लेवल असाइन कर सकते हैं। इस सिग्नल को आप पीएम भी बोल सकते हैं। एनकोडर का सिग्नल आपका 1 1 0 0 0 1 1 है। ये आपका डिजिटल आउटपुट है। ओके, और इसे आप पीसीएम मॉड्यूलेटर, पल्स कोड मॉड्यूलेटर की तरह समझा सकते हैं। तो